नमस्कार साथियों, आइए समझते हैं खिलजी वंश का इतिहास। देखिए, खिलजी वंश के इतिहास को मैंने शुरू किया, उसमें से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल को मैंने पढ़ा दिया। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को पढ़ना है। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजवंश हैं उसमें से खिलजी वंश का जो शासक अलाउद्दीन खिलजी है, यह कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सबको मैंने यहाँ पर हिंट के रूप में रख लिया है और इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ना, जब खिलजी वंश की स्थापना किया है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने मात्र 6 वर्ष तक शासन किया, 90 से 96 तक, यानी 1290 से 1296 तक, और 96 से लेकर के यानी 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया है अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी, इसके बचपन का नाम क्या था? इसका जो बचपन का नाम है वो है अली एवं गुरशप्पा। अली एवं गुरशप्पा, यानी दोनों में से अली भी कहा जाता था इसको, और बचपन में इसको गुरशप्पा के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो राज्याभिषेक हुआ है वो 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक हुआ है, और इसने अपना राज्याभिषेक बलबन द्वारा बनवाए गए लाल महल में किया था। और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके कार्यों में देखिए, नगद वेतन देना, जो सैनिक होते थे ना, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का प्रचलन इसी अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। अस्थाई सेना रखने की प्रथा का प्रचलन भी, या अस्थाई सेना रखने की नींव को भी इसी शासक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखा है। एक चीज़ ये भी जानते रहिए कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हैं उन सभी शासकों में सबसे विशाल अस्थाई सेना अगर किसी के पास थी तो वो शासक है अलाउद्दीन खिलजी। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर हो गई। नगद वेतन देने की प्रथा का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। अस्थाई सेना रखने की प्रथा या अस्थाई सेना रखने की नींव भी इसी शासक ने किया है। और सबसे विशाल अस्थाई सेना जिस शासक के पास थी, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने शासक हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अस्थाई सेना इसी के पास थी। अब देखिए, घोड़ा दागने की प्रथा का प्रचलन और सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा का प्रचलन भी इसी के शासनकाल से शुरू हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि घोड़ा केवल शासक लोग ही नहीं रखा करते थे, साम्राज्य के अन्य नागरिक भी रखा करते थे। इस वजह से शासक के जो घोड़े हैं उनको, जैसे आज के समय में थोड़ा बहुत लापरवाही की वजह से क्या होता है, सरकारी संपत्ति जब्त कर दी जाती है, उसी तरह उस समय भी अगर शासक मजबूती से नहीं रहता था तो उसके जो उच्च पदाधिकारी थे वो क्या करते थे, घोड़ों को बेच दिया करते थे। इसलिए घोड़ा दागने की प्रथा, यानी दागा हुआ जो घोड़ा रहता था वो साम्राज्य यानी शासक का है, ये पहचान के लिए बना दिया जाता था। तो घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा, यानी सैनिक कैसा है, कहाँ का है ना। जैसे जो भी युद्ध वगैरह होता था उसमें सैनिक मारे जाते थे तो उनका पता नहीं चलता था कि कौन मारा गया कौन नहीं मारा गया, है ना। उनकी पहचान भी नहीं हो पाती थी कि ये कहाँ का है कहाँ का नहीं है। तो उनकी जब कोई पहचान पहले से बना करके रखा रहेगा तब तो उनका मिलान करके जाना जा सकता है कि ये किस क्षेत्र का व्यक्ति है, उसके परिवार में किसको कैसे पहुँचाया जाए। तो ये सब चीज़ें, यानी सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा का प्रचलन भी इसी के शासनकाल में हुआ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू करने वाला शासक कौन है? मूल्य नियंत्रण प्रणाली, यानी बाजार में जो मूल्य का हेरा फेरी होता था, यानी व्यापारी लोग सामान को बहुत अधिक दामों पर बेच करके लाभ कमाते थे, जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो उस समय मूल्य नियंत्रण प्रणाली नहीं था, है ना। जैसे जो बाट होता था, बाट में भी नीचे से चुंबक वगैरह लगा करके चोरी का भी सिस्टम चल रहा था। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली यानी मूल्य को नियंत्रित करने की जो व्यवस्था है उसको दृढ़ता से लागू करने वाला जो शासक है वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए एक काम ये किया था, इसने खुलेआम पूरे राज्य में ये ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी दुकानदार मूल्य में, जैसे मूल्य कोई सामान होता है उसको कम तौला जाता है, तो इसने ये ढिढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई भी दुकानदार सामान कम तौलता है, अगर वो पकड़ा गया तो उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा जितना वह सामान कम तौलता है। मान लीजिए कोई व्यापारी है जो 100 ग्राम सामान कम तौलता है, 1 किलो बाट के जगह पर वह 900 ग्राम का ही बाट यूज करता है। यानी ऊपर से तो देखने में लगेगा कि 1 किलो है, नीचे वो क्या करेगा, दूसरे वाले तराजू के दूसरे वाले पल्ले में क्या करेगा, पहले से ही 100 ग्राम का चुंबक लगा देगा। तो इस तरह से वो क्या होगा, 10 या 100 ग्राम का वो
100 ग्राम सामान कम तौलता है। जब 100 ग्राम सामान कम तौलेगा तो इसने ये ढिढोरा पिटवा दिया साम्राज्य में कि जो भी दुकानदार सामान कम तौलेगा वो पकड़ा जाएगा। तो जितना सामान कम तौलता है उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा। अब इस डर से बाजार में मूल्य नियंत्रण बहुत अच्छे ढंग से आ गया, है ना, बहुत बढ़िया ढंग से मूल्य नियंत्रित हो गया। इसने क्या किया ना, भू राजस्व की दर खिराज को 1/2 वसूल किया। खिराज जो फसलें होती थी, जो ज़मीन उपयोग, जो भी जनता ज़मीन उपयोग करती थी, उस ज़मीन के उपयोग करने के बदले में राजा को उसको कर देना पड़ता था। तो वह कर खिराज कर कहलाता था, यानी भूमि उपयोग के बदले में जो कर दिया जाता था उसको खिराज कहा जाता था। और वह पहले 1/3 वसूल किया जाता था, यानी 33.33% वसूल किया जाता था। लेकिन इसने उसको बढ़ा दिया, 1/2 कर दिया, यानी 50% कर दिया। तो इन्होंने भू राजस्व की दर खिराज को 1/2 कर दिया। खिराज जानते रहिए कि भूमि पर लिया जाने वाला जो कर होता है उसको कहा जाता था खिराज कर। इसने खम्स एक कर होता था। जैसे शासक किसी दूसरे शासक के ऊपर आक्रमण करता था तो उस शासक को पराजित कर देता था। तो जिसने पराजित किया है ना, उसके सैनिक उसके साम्राज्य में जो धन संपदा है उसको लूट लेते थे। तो वो लूट की संपत्ति कौन प्राप्त करता था? सैनिक लोग प्राप्त करते थे। तो सैनिक उसमें से 1/4, है ना, 1/4 हिस्सा जितना होता था, 1/4 मतलब 25%, जितना लूट करके सैनिक ले आते थे उसका 25% ले जाकर राजा के पास जमा कर देते थे। इसने क्या किया ना, उस 1/4 के स्थान पर 3/4 भाग वसूल किया। 3/4 का मतलब होता है 75%, यानी युद्ध के बाद जो लूट का माल होता है, सामान होता है, उसमें से 75% अब शासक को देना पड़ेगा। 25% पहले शासक को देना पड़ता था, अब कितना देना पड़ेगा? अब 75% देना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी तो देखिए, पहले नगद वेतन नहीं मिलता था, अब ये नगद वेतन दे रहा है तो जाहिर सी बात है लूट का माल वो अपने टोटल लेना चाहिए, लेकिन फिर भी टोटल नहीं लेता था। 25% सैनिकों को भी रखने के लिए मौका देता था। आगे देखिए, ये सभी कार्य जो हो रहे थे ना, इन सभी कार्यों से राज्य में विद्रोह हो सकता था। इसलिए उसने क्या किया, विद्रोहियों को शांत रखने के लिए, यानी विद्रोही शांत रहे, इसलिए इसने विद्रोहियों के बीवी बच्चों को मारने की प्रथा का प्रारंभ किया। यानी इसने ये खुलेआम दरबार में और साम्राज्य में कहलवा दिया कि जो भी हमारे खिलाफ विद्रोह करेगा, उस विद्रोही, जब कोई विद्रोह करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो भाग छुप कर रहेगा, है ना। जब उसको नहीं पाया जाएगा तो उसको तो छोड़िए, उसके बीवी बच्चों को भी मार दिया जाएगा। यानी विद्रोहियों के बीवी बच्चों को मारने की प्रथा का प्रारंभ भी इसी शासक ने किया था। इस शासक ने दक्षिण भारत विजय अभियान किया और दक्षिण भारत विजय अभियान के लिए अपने सेना नायक मलिक काफूर को भेजा था। दक्षिण भारत में जो उस समय राजवंश थे ना, उन राजवंशों में महत्वपूर्ण राजवंश था यादव वंश, होयसल वंश, काकतीय वंश, पांड्य वंश। ये दक्षिण भारत के राजवंश हैं, महत्वपूर्ण राजवंश हैं यादव वंश, होयसल वंश, काकतीय वंश, पांड्य वंश। इन राजवंशों को मलिक काफूर जाकर के पराजित करता है और इन वंश को पराजित करने के पश्चात इनका जो साम्राज्य था उस साम्राज्य को दिल्ली साम्राज्य में मिला दिया जाता है। यानी अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य, जो खिलजी वंश था, उस खिलजी साम्राज्य के अंतर्गत इन साम्राज्यों को मिला करके दिल्ली साम्राज्य को, या ये खिलजी वंश का जो साम्राज्य था उसको बड़ा कर दिया जाता है ना। तो देखिए, आप जानते हैं कि ये जो खिलजी वंश है ये सल्तनत का विस्तार काल है। ये क्या है? सल्तनत का विस्तार काल है। सल्तनत का विस्तार काल किस वंश को कहा जाता है? इसी खिलजी वंश को कहा जाता है। खिलजी वंश के जो शासक हैं ये लोग साम्राज्य विस्तार की ओर अपना ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि इस वंश का जो संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने आकर के, मतलब जब ये सिंहासन पर बैठा तो इसने साम्राज्य विस्तार नीतियों को लाया था और उसी के तहत इसके साम्राज्य के जितने भी शासक होंगे वो लोग साम्राज्य विस्तार करेंगे। तो उसी में से अलाउद्दीन खिलजी जो है ये पहला वो शासक है जिसने दिल्ली साम्राज्य को बहुत विस्तृत किया, यानी खिलजी साम्राज्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों को जीत करके वह ये खिलजी वंश के साम्राज्य को बढ़ाता जा रहा है। अब देखिए, 1303 ईस्वी में सबसे अधिक एवं सबसे तीव्र आक्रमण हुए थे। यानी ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर ये 1303 ईस्वी में दक्षिण भारत में जा कर के बहुत अधिक साम्राज्यों पर आक्रमण करता है और बहुत पावर के साथ, बहुत तीव्रता के साथ उन पर आक्रमण करता है। अब यहाँ से ये महत्वपूर्ण पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया जाने वाला जो 2 नवीन कर है उसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लागू किए थे। उस 2 नए कर का नाम है चराई कर और गढ़ी कर। चराई कर मतलब दुधारू पशु, जिसके घर पर दुधारू पशु हुआ करते थे उस परिवार से क्या किया जाता था? चराई कर लिया जाता था, क्योंकि उनके घर दुधारू पशु हुआ करते थे और दूध उत्पादन उनके यहाँ होता था, तो उनकी आय होती थी। अब जब आय होती है तो राजा उनसे क्या करता था? चराई कर लेता था। गढ़ी कर यानी कोई भी व्यक्ति होता है जो अपने घर अपने थोड़ी बहुत कमाई करके अपना घर बनवा लिया या झोपड़ी बनवा लेता था, तो उनसे गढ़ी कर लिया जाता था। यह प्रतीक होता था कि यह घर बनवा रहा है, झोपड़ी बनवा रहा है, इसका मतलब इसकी आमदनी ज़्यादा है। जब आमदनी ज़्यादा है तो कर उसको उसके ऊपर कर लगा दिया जाता था। वह कौन सा कर कहलाता था? गढ़ी कर कहलाता था। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कार्य भी किए, जैसे बहुत सारा निर्माण कार्य इसने किया। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, उनको देख लीजिए। जैसे इसने 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया था, अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, सीरी का किला का निर्माण करवाया था, जमायत खाना मस्जिद का निर्माण भी करवाने वाला शासक यही है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो निर्माण कार्य हुआ है वो कौन कौन सा है? 1000 खंभा महल, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, जमायत खाना मस्जिद। और ये अलाउद्दीन खिलजी खुद को सिकंदर सानी की उपाधि दिया है ना, और ये सिकंदर सानी की उपाधि प्राप्त किया था। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से एक क्वेश्चन और बढ़िया सा बनता है कि दिल्ली सल्तनत का सिकंदर किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का सिकंदर इसी को कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। इसने जितना विजय किया था ना, बहुत सारे साम्राज्यों को विजित करके दिल्ली साम्राज्य यानी खिलजी वंश के साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। देखिए खिलजी वंश का जो शासक है वो दिल्ली में शासन कर रहा है ना, दिल्ली में शासन कर रहा है। राजधानी इसका जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसने राजधानी दिल्ली से किलोखरी स्थापित की है ना, और किलोखरी भी दिल्ली के बहुत करीब है। तो किलोखरी और दिल्ली दोनों एक, कहने का मतलब कुल मिला जुला कर दिल्ली ही है। तो दिल्ली में जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके द्वारा जो उपाधि ली गई वो सिकंदर सानी थी। अतः दिल्ली सल्तनत का सिकंदर किस शासक को कहा जाता है? इसी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई है वो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई है, और 5 जनवरी 1316 ईस्वी को जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो एक और शासक देखिए इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद 2 शासक और बनेंगे है ना। उन दोनों शासकों को मैं कल पढ़ाऊँगा। आज का ये हमारा टॉपिक था। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से, सारा का सारा महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने यहाँ पर रख करके आप लोगों को पूरा अच्छे ढंग से डिस्क्राइब कर दिया है ना। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।